सीएम पुष्कर सिंह धामी राजकीय क्रांति दिवस मेले में शामिल होंगे। 11:30 बजे पीठशैल गढ़वाल में होगी स्मृति कार्यक्रम। देहरादून में जसप्रीत अजय सिंह का रात में दौरा। कश्मीर में हुई घटना के बाद उत्तराखंड में अलर्ट। 30 अप्रैल को खुलेंगे विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री व गंगोत्री के कपाट। 4 धाम यात्रा खुलने के लिए 1 सप्ताह का वक्त। जिला प्रशासन व स्थानीय व्यवसाय से जुड़े लोग तैयारियों में जुटे। पौड़ी आयुक्त ने ली समीक्षा बैठक। 4 धाम यात्रा व नागरिक रोकथाम तथा ग्रीष्मकाल में पेयजल आपूर्ति को लेकर बैठक। मासूरी मार्ग पर खाई में गिरा व्यक्ति। एसडीआरएफ ने 300 मीटर गहरी खाई से शव निकाला। शव की शिनाख्त मसूरी निवासी मोहम्मद आरिफ के रूप में। देहरादून का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पार। गर्मी से बेहाल उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र। पश्चिमी विक्षोभ से हल्की बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से, जहां से सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। राजकीय क्रांति दिवस मेले में शामिल होंगे सीएम। 11:30 बजे पीठशैल गढ़वाल में होगी स्मृति कार्यक्रम। स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह की स्मृति कार्यक्रम में होंगे शामिल। 1 बजे ऑटोमेट ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण करेंगे। हरिद्वार व ऋषिकेश के लिए ट्रैक का लोकार्पण। काशीपुर में निःशुल्क एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम। एक बजे ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट काशी में निःशुल्क। देहरादून से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह की स्मृति में होंगे कार्यक्रम। 1 बजे ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवनारायण जुड़ चुके हैं। देहरादून से संवाददाता शिवनारायण, अगर आज बात की जाए तो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कार्यक्रम है वो कार्यक्रम सबसे पहले जो 11:30 बजे का कार्यक्रम है वो पीठसैन पौड़ी गढ़वाल में है। जो वीर चंद्र गढ़वाली जो उनके याद में एक पुण्यतिथि स्मृति पर राजकीय क्रांति दिवस मेले का आयोजन करेंगे, जिसमें किया गया है, जिसमें वो प्रतिभाग करेंगे। इसी के साथ साथ बात करें तो 1 बजे सहायक संभागीय परिवहन विभाग के द्वारा जो हरिद्वार और ऋषिकेश के जो ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का जो वो ऋषिकेश में और हरिद्वार में वर्चुअली वो उसका उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि CSR के जो माध्यम से काशीपुर वार्डों में वाटर कूलर व निःशुल्क एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ करेंगे। वो काशीपुर उधम सिंह नगर से करेंगे। इसी के साथ जो निर्धारित कार्यक्रम में है वो 2:15 पर साई पब्लिक स्कूल काशीपुर उधम सिंह नगर से है। और यही बात करें तो 3:15 पर रॉयल एन्क्लेव काशीपुर में भी ये कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें वो प्रतिभाग करेंगे। और 5 बजे वो अपने कैंप कार्यालय से कार्यक्रम में जो आज के निर्धारित कार्यक्रम है वो जो सबसे लास्ट का कार्यक्रम है वो अपने कैंप कार्यालय से ही निर्धारित किया गया है। जी बिल्कुल, अगर और शिवनारायण देखें जिस तरीके से राजकीय क्रांति दिवस मेले पर वो भी शामिल होंगे, उसके साथ ही साथ अन्य और कार्यक्रम हैं। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी और आपसे इसी बीच देहरादून से खबर है, कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जारी किया अलर्ट। पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश। सीमा में प्रवेश करने पर हर वाहन और शख्स की चेकिंग। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवनारायण बने हुए लगातार हमारे साथ। पहलगाम में हमले के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट कर दिया गया है। हर उत्तराखंड में प्रवेश करने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। शिवनारायण,
आतंकवादी हमला हुआ था, उसके तुरंत बाद ही यहाँ पे उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसकी जो यहाँ पे डीजीपी जो उत्तराखंड ने निर्देश दिए थे कि जितने भी जिले हैं सब में अलर्ट किया जाए और जितने भी हमारे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है उन पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। और वहीं मैं देहरादून की बात करूं तो देहरादून में भी कल से ही पूरी रात यहाँ पे सघन चेकिंग अभियान चलाए, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो या ऐसी अन्य जगह जहाँ पर्यटक स्थल हो, वहां पर भी पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आला अधिकारी जिले के कप्तान और जितने भी आला अधिकारी पुलिस अधिकारी है सारे ही सघन अभियान का मुआयना कर रहे हैं। इसके साथ साथ चाहे आपका रेलवे स्टेशन पर जो जेआरपी है थाना अध्यक्ष है वो वहां पर अपनी सघन चेकिंग अभियान कर रहे हैं। उसमें जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं सब साथ में अलर्ट मोड पर हैं। और इसी के साथ साथ पुलिस का एक गाड़ी को बैरिकेटिंग लगा करके वो चेकिंग की जा रही है। और जितने भी लगता है कि किसी पर थोड़ा सा भी शक होता है तो उसको हिरासत में लेकर के उससे गहन पूछताछ के बाद उसकी आईडी चेक करने के बाद ये सब चीज देखने के बाद उसको छोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल शिवनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मंगलवार को देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रथम स्वराज फाउंडेशन की संस्थापक अनामिका जिंदल ने बताया कि देहरादून के दून इंटरनेशनल स्कूल में 10, 11, 12 मई को प्रथम स्वराज फाउंडेशन, दून सिटीजन्स काउंसिल व पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर सेवा दल तृतीय दिव्यांग सेवा महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है। यह शिविर 10 मई को सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने बताया कि हमारे अभी तक लगभग 585 पंजीकरण हो चुके हैं। कोई भी दिव्यांगज पंजीकरण करा सकता है। आयोजन है। 2020 में हमने हिंदू नेशनल में पहला अपना शिविर करा था, जिसमें 125 फिटमेंट कराए थे और करीब 300 से ज़्यादा दिव्यांगों ने शिरकत की थी। 2022 में हमने दून इंटरनेशनल स्कूल में दिव्यांग शिविर लगाया था, जिसमें 225 से ज़्यादा लोगों ने अपने हाथ पांव लगवाए थे और हमारी 3 दिन में 920 ओपीडीज थी। 920 लोग आए थे जिन्होंने अपने आप को दिखाया था और उनकी हम मदद कर पाए थे। इस बार जैसा हमने बताया कि अब तक 700 के लगभग रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ चुके हैं और अभी हमारी 20-21 तारीख है, तो हमारे रजिस्ट्रेशन 9 तारीख तक भी खुले रहेंगे। इस शिविर में कोई आने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आम जनता हो और चाहे दिव्यांग हो, वो निराश होकर के नहीं जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको सेवा दे सकें। हरिद्वार से खबर, संत समाज का फूटा गुस्सा, आतंकियों की कायराना हरकत पर फूटा गुस्सा। हरिद्वार के साधु संतों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर बोले, हिंदुओं को अब खुद उठानी होगी जिम्मेदारी। हिंदुओं को अब खुद उठानी होगी जिम्मेदारी। हरिद्वार से खबर, संत समाज का फूटा गुस्सा, आतंकियों की कायराना हरकत पर फूटा गुस्सा। हरिद्वार के साधु संतों ने दी तीखी प्रतिक्रिया। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर बोले, हिंदुओं को अब खुद उठानी होगी जिम्मेदारी।
आतंक चूना अखाड़े के महामंडलेश्वर बोले, हिंदुओं को खुद करनी होगी अपनी सुरक्षा, आतंकियों की कायराना हरकत पर फूटा गुस्सा। घटनाएं हो रही हैं मुर्शिदाबाद के साथ साथ अब पहलगांव में एक साथ सामूहिक हत्याकांड, देश झकझोर दिया गया है। आज हिंदू अपने को असहाय अनाथ महसूस कर रहा है। जो हिंदूवादी संगठन थे वो भी दुम दबा कर बैठे हैं क्योंकि उनको सत्ता का सुख मिल गया है। और हिंदुओं की रक्षा के लिए कौन आगे आएगा? इस देश के अंदर अगर हिंदुओं की रक्षा होनी है तो इस देश के अंदर अल्पसंख्यक, सेकुलरवाद और जातिवाद ये पूरी तरह से मिटाना होगा। इस देश का संविधान भारतीय सनातन हिंदू मान्यताओं के आधार पर स्थापित करना होगा। ये संविधान और ये सेकुलरवाद, ये जातिवाद हिंदू की रक्षा नहीं कर सकता है। आज आवश्यकता है कहीं ना कहीं हिंदू आत्मरक्षा के बारे में सोचे, क्योंकि जिन जिन से वो आस लगाए हैं वो उसकी रक्षा करने में अब तक असफल होते रहे हैं। आज हिंदू बहुत व्यथित है और हिंदू को अपनी आत्मरक्षा के लिए स्वयं सोचना होगा। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। 30 अप्रैल को खुलेंगे विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री व गंगोत्री के कपाट। चारधाम यात्रा खुलने के लिए एक सप्ताह का वक्त। जिला प्रशासन व स्थानीय व्यवसाय से जुड़े लोग तैयारियों में जुटे। कुछ ही दिनों बाद देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का आना होगा शुरू। मंदिर समिति व जिला प्रशासन के लोग जुटे। मंदिरों के सजावट में 30 अप्रैल से श्रद्धालु करेंगे मां गंगा व यमुना के दर्शन। मां गंगा व यमुना अपने मायके में है विराजमान। चारधाम यात्रा खुलने के लिए एक सप्ताह का वक्त। जिला प्रशासन व स्थानीय व्यवसाय कुछ ही दिनों बाद देश विदेश से आने लगेंगे श्रद्धालु। आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में चारधाम यात्रा, वन अग्नि, पेयजल, सड़क सुधारीकरण, सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। आयुक्त गढ़वाल ने चारधाम यात्रा को लेकर आवश्यक सभी तैयारियां 25 अप्रैल तक पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद स्टेट हाईवे पर गतिमान डामरीकरण व पैच वर्क के कार्यों की गुणवत्ता का जायजा लिया। और 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री जी के कपाट खुलेंगे। 2 मई को बाबा केदारनाथ के और 4 मई को बद्रीनाथ जी के। पौड़ी आपको पता है कि ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण एक डेस्टिनेशन है जहाँ से होकर सारी हमारी यात्राएं पास होती हैं, इसलिए इस मामले में बड़ा ही सेंसिटिव जिला भी है और पूरा NH यहीं से होकर गुजरता है। तो उसकी हम लोगों ने एक पहले जिलाधिकारी से पूरी जानकारी ली
और इन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारियां कर रखी हैं। मुख्य रूप से जो तैयारियां इसमें होती हैं कि हमारी रोड जो भी गुजर रही है वो रोड कैसी है, हमारे क्रैश बैरियर्स वगैरह, पैराफिट्स वगैरह ठीक हैं कि नहीं हैं, पुलिस का क्या प्रबंध है। जैसे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में 3 जोन और 10 या 11 सेक्टर शायद इन्होंने बनाए हैं। यहाँ पर हर 10 किलोमीटर पर एक सेक्टर की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून की विभिन्न नदियों, नालों व खालों में हुए अतिक्रमण को लेकर दायर अलग अलग जनहित याचिका पर एक सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि रिप्सना नदी के किनारे अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, लेकिन इनके अतिक्रमणकारियों के लिए कार्रवाई व मुकदमा दर्ज करने के संबंध में रायपुर थाना अध्यक्ष से व्यक्तिगत शपथ पत्र दायर करने को कहा गया। इस रिपोर्ट को देखिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ही 100 एकड़, विकासनगर में 140 एकड़, ऋषिकेश में 15, डोईवाला में 15 एकड़ करीब नदियों की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। देहरादून प्रशासन, नगर निगम और MDDA अब 2016 के बाद हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए अवैध कब्जेदारों को नोटिस देकर कब्जा हटाने की कार्रवाई कर रहा है, जबकि 2016 के बाद से 534 से ज्यादा अतिक्रमण प्रशासन के द्वारा चिन्हित किए गए हैं। 2016 से अतिक्रमण की बात इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने रिस्पना और बंदाल बरसाती नदियों किनारे अतिक्रमण को मलिन बस्तियों का रूप देते हुए इन्हें नियमित किए जाने का फैसला किया है। देहरादून के बीच बहने वाली ये बिंदाल और रिस्पना नदियां अब नाले में तब्दील हो चुकी हैं। इनके किनारे बस्तियां राजनेताओं की राजनीति का अखाड़ा बन चुकी हैं। वोट बैंक की राजनीति ने यहाँ बाहरी लोगों को बसने दिया, जो कि अब देहरादून की सबसे बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है। एनजीटी का मानना है कि अवैध अतिक्रमण नदी के फ्लड जोन में है और एक दिन कोई बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता है। नदी विशेषज्ञ भी मानते हैं कि नदियां 30-35 साल में अपने पुराने मार्ग पर जरूर लौट कर आती हैं, इसलिए बिंदाल और रिस्पना में भी हमेशा खतरा बना रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में रिस्पना रिवर फ्रंट को बनाए जाने को रखा था, लेकिन उनकी सरकार के जाते ही योजना भी ठंडे बस्ते में चली गई। इस अतिक्रमण को बचाने या संरक्षण के लिए राजनीति भी शुरू हो चुकी है। स्थानीय पार्षद, विधायक, मंत्री, विपक्षी दल के नेताओं को इसमें अपना वोट बैंक दिखता है, लिहाजा वो प्रशासन को अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को रोकने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल भी करते हैं। देखिए, रीनू पॉल, अजय नारायण शर्मा और उर्मिला थापा द्वारा 3 जनहित याचिकाएं वर्ष 2019 में, 2021 में, 2022 में योजित करी गई है माननीय उच्च न्यायालय में, जिसमें कहीं ना कहीं जो हमारे जल स्रोत हैं उत्तराखंड में और विशेषकर दून घाटी में, उनमें कैसे जल भराव की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है और फ्लड प्लेन जोनिंग नहीं की जा रही है, और सीजनल स्ट्रीम्स जो होती हैं, बरसाती नाले, गाड़ गदेरे, इनको रेता बजरी से भर दिया जाता है। इन मामले पर विभिन्न जो खंडपीठ रही हैं माननीय उच्च न्यायालय की, उन्होंने आदेश पारित किए हैं 22 दिसंबर 2021 को, 10 नवंबर 2021 को और उसके बाद 31 अगस्त 2022 को। लेकिन इनका जब अनुपालन नहीं हो रहा था तो माननीय उच्च न्यायालय ने 24 मार्च 2025 को यह दिशा निर्देश दिए थे कि जो भी नदी नाले, गाड़ गदेरे में अतिक्रमण कर रहा है या रेता बजरी डाल के उसको भर रहा है, उस पर जो है पुलिस FIR लॉन्च करे, और DGP को एक डायरेक्शन ऐसा दिया गया था। हम लोगों ने पिछले 3-4 महीनों से, जब से मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम NGT के फैसले को लागू करेंगे, हम एलिवेटेड रोड को ले जाएंगे, तब से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि अगर सरकार बस्तियों को हटाने की बात कर रही है तो पहले बस्तियों के पुनर्वास के बारे में सोचना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार उन्हें बाजार मूल्य के आधार पर उन्हें मुआवजा देना चाहिए जो प्रभावित लोग हैं। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो NGT में जो भी हमारा जिला प्रशासन, MDDA जो भी रिपोर्ट पेश कर रहा है वो मतलब एक तरफा है। तो मलिन बस्ती वाला जो मामला है, मेनली ये रिस्पना और बिंदाल नदियों के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर संकट है। NGT का मामला है, चाहे वो एलिवेटेड रोड का है, चाहे वो RSS के और भाजपा के जो लोग हैं वो हाई कोर्ट गए हुए हैं इन बस्तियों को खाली कराने के नाम पर कि यहाँ पर बाहर के लोग बसे हैं। ये उनका जो है कहना है। हमारा ये कहना है कि जो भी यहाँ पर रह रहे हैं वो यहाँ के लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, उनको उजाड़ा ना जाए। उनको अगर एलिवेटेड रोड इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है तो उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए, उनको मुआवजा और शिफ्टिंग जो है उनकी की जाए। कांग्रेस हमेशा
मलिन बस्ती, गरीब बस्ती, जो वंचित लोग हैं, जो बहुत आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, नदी किनारे, नालों में, खालों में बसे हुए हैं, दशकों से बसे हुए हैं, उन लोगों को उजाड़ने के खिलाफ कांग्रेस हमेशा रही है। लेकिन इस प्रदेश के अंदर जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तब तब सबसे पहले निशाना मलिन बस्तियों को, गरीब बस्तियों को, उन बस्तियों को जहां वंचित लोग, अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, गरीब लोग, आर्थिक रूप से अल्पसंख्यक लोग, ये जहां रहते हैं, वो सबसे पहले भाजपा के निशाने पे आते हैं। आपको बताते हैं प्रदेश में कहां कितनी हैं मलिन बस्तियां। देहरादून 162, हरिद्वार 122, तैताल 55, उधम सिंह नगर 121, पौड़ी 21, चमोली 21, टिहरी 13, उत्तरकाशी 20, चंपावत 10, पिथौरागढ़ 21, अल्मोड़ा 9, बागेश्वर 7। बता दें कि उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून बनने के बाद से ही हजारों लोग यहां आकर बसते चले गए। 2016 में हरीश रावत सरकार ने स्थानीय विधायकों, पार्षदों के कहने पर इन मलिन बस्तियों को नियमित करने का जियो जारी कर दिया, जिसके बाद से ये अवैध कब्जे की जमीन 100 के स्टाम्प पेपर पर बिकने लगी है। 2017 में जब बीजेपी सरकार आई तो हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर आदेश के बाद इन बस्तियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगानी पड़ी। अब इस पर एनजीटी का भी दखल हो गया है, जिसके बाद प्रशासन को अतिक्रमण हटाना पड़ रहा है। भगवान ये उन भाई बहनों को समर्पित है जिन्होंने वर्षों की मेहनत परिश्रम से किसी तरीके से इन नदियों के नाले खालों में अपनी छोटी छोटी झोपड़ियाँ घर बनाए। अब कुछ लोगों को एलिवेटेड बिंदाल रोड और एलिवेटेड रिस्पना रोड के नाम पर उजाड़ा जा रहा है, उनके घरों की मार्किंग की जा रही है। दूसरी तरफ राज्य ने एक कानून बनाया है मलिन बस्तियों के लोगों के नियमितीकरण का कानून बनाया है। 2016 में उत्तराखंड की विधानसभा ने सर्वसम्मति से उसे पारित किया है। रूप से मलिन बस्ती की बहुत बड़ी समस्या है और सरकार जो है अभी तक उसके लिए कोई नीति नहीं बना पाई है। वास्तव में यदि वो मलिन बस्तियों के पुनर्निर्माण के लिए या उनको नियमित करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। हरीश रावत जी या तमाम लोग विपक्षी दल जरूर में इस बात को कह रहे हैं और उत्तराखंड का अंदर का भी मानना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और मलिन बस्तियों को कहाँ से उठा के कहाँ लेके जाएंगे, तो इसलिए उसमें एक ठोस नीति बननी चाहिए। मलिन बस्तियों का जहाँ तक सवाल है, हमने पहले भी और अभी भी हमेशा ही मलिन बस्तियों के जितने भी हमारे वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका सपोर्ट किया है। और चाहे बिजली की बात हो, पानी की बात हो, जो भी समस्याएं मलिन बस्तियों में आती हैं, चाहे वो नई बस्तियां हैं चाहे पुरानी बस्तियां हैं, हर जगह जिस भी समस्या का उनको समाधान चाहिए भारतीय जनता पार्टी समाधान करके देती है। लेकिन अब जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं और जो हमारी एलिवेटेड रोड परियोजना के माध्यम से जो कार्य चल रहा है, जो निर्माण चल रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मलिन बस्तियां ही नहीं है, बहुत सारे उसमें भवन है। रिस्पना बिंदाल नदी के मलिन बस्तियों के विषय पर अगली सुनवाई अब 2 मई को होगी, जिसमें कोर्ट ने कड़ा रूप दिखाते हुए भिन्न विभाग के प्रमुख सचिवों को कोर्ट में उपस्थित रहने व हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन के लिए कहा है। सवाल यही है कि अब तक वोट बैंक की राजनीति में कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने स्तर से इन बस्तियां वासियों का हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जब तक मलिन बस्तियां वाले लोगों का पुनर्वास नहीं होता या उन्हें मालिकाना हक नहीं मिलता, तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। देखना होगा कि कौन सी पार्टी इन बस्तियों की समस्या का समाधान कर पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।